लाइन जो है वो इस वक्त 48% बढ़ गई है। आपको लग रहा होगा या तो हमने कोई स्टेट अक्वायर किया है या फिर यहाँ पर ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हैं, इस वजह से हमें ये इंक्रीज देखने को मिला है। बट मैं यहाँ बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो 40% इंक्रीज हमें कोस्ट लाइन में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर सिर्फ एडवांस मेथोडोलॉजी यूज करने के लिए वजह से आया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 48% बढ़ी है और इसके वाइड वेराइटी ऑफ इंप्लीकेशन, चाहे वो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हो, ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस हो या फिर रीजनल इंप्लीकेशंस हो, वो क्या होने वाले हैं और इन सब को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार ये हुआ क्या है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस लाए गए हैं। किस चीज के लिए? टू मेजर कोस्टल अक्रीशन एंड इरोजन। तो यहाँ पे जो लैंड कलेक्शन हो रहा है और लैंड लॉस जो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं बदल दिए गए हैं और इसी वजह से यहाँ पर पिछले 50 सालों का या जो हमें 5 डेकेड्स में जो हम कोस्ट लाइन मेजर कर रहे थे उसमें हमें चेंज देखने को मिला है और यहाँ पे इंक्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 48% का है। तो यहाँ पर जो कोस्ट लाइन हमें 7,516 किलोमीटर पता थी एज पर द 1970 रिकॉर्ड्स, एट प्रेजेंट वो अब है 11,098 किलोमीटर्स इन नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर मेजरमेंट के हिसाब से। अब ये जो चेंज हुआ है यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये ऑब्वियस आया होगा कि यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल चेंज या फिर किसी तरह का पॉलिटिकल एक्विजिशन हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अगेन, यहाँ पे जो इंडिया का कोस्ट लाइन इंक्रीज हुआ है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ दीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे चेंज हमें कितना देखने को मिला है? ऑलमोस्ट 47%। अब यहाँ पे मेजर चेंजेस जो हुए, फॉर एग्जांपल जैसे कि गुजरात की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा बदली है। जहां पे पहले सिर्फ 1214 किलोमीटर था, अब वो 2340 किलोमीटर हो चुका है। अब अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज है। सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे टॉपर है क्योंकि 357%। दैट मीन्स सिर्फ 157 किलोमीटर की कोस्ट लाइन से यहाँ पर बढ़कर ये हो गई है 721 किलोमीटर्स। इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके तमिलनाडु रिवाइज्ड कोस्ट लाइन लेंथ में आगे चला गया आंध्र प्रदेश से और यहाँ पे उनकी कोस्ट लाइन है 1068 किलोमीटर्स। एंड केरला का सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीज देखा गया है जहाँ पे सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ है ऑफ 30 किलोमीटर्स। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कोस्ट लाइन ऐड हुई है, रादर अगर आप पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी की कोस्ट लाइन में हमें श्रिंक देखने को भी मिला है, श्रिंकेज भी देखने को मिला है बिकॉज ऑफ इरोजन। तो यहाँ पर मेजर चेंजेस जो हैं वो ये आए हैं और अब यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली ये एक्सपेंशन जो है कैसे हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं और बेटर मेथोडोलॉजी जो है फॉर मैपिंग कोस्टल फीचर्स उनकी वजह से आया है। और यहाँ पे अगर बात करें रिवाइज्ड मेजरमेंट मेथोडोलॉजी की तो यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने ये साइंटिफिकली अपडेटेड अप्रोच इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर कि कैसे इंडिया की कोस्ट लाइन जो है यूजिंग द रिवाइज्ड मेजरमेंट मेथोडोलॉजी मेजर की गई है। और यहाँ पर जैसे पुराने मेथड्स जो थे वो रिलाई करते थे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस पर, बट ये जो नई मेथोडोलॉजी है ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस पर रिलाई नहीं करती है, रादर ये कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशंस को समझ सकती है, उनको मेजर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पर कोई बे एरिया क्रिएटेड है तो उसके मेजरमेंट के लिए भी अकाउंटेबिलिटी है नए रिवाइज टर्म्स में और वहां पे उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है कोस्ट लाइन में। साथ ही साथ किसी तरह के डायनेमिक या इररेगुलर फीचर्स हुए अगर कोस्ट लाइन में तो वो भी मेजर हो सकते हैं और इसी रिफाइंड अप्रोच की वजह से हमारे पास बेटर और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है हमारी कोस्ट लाइन का और साथ ही साथ उसकी लेंथ का।
which has surpassed 11,000 kilometers as of now. Now that we have understood कि यहाँ पे ये चेंज जो है वो किस वजह से आया है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये कोस्ट लाइन जो है हमारी वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके इम्प्लीकेशंस हमें वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज में देखने को मिलते हैं और वो भी कैसे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले मैरीटाइम ट्रेड जो है वो यहाँ पर इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड उसमें 90% जो है वो वॉल्यूम का पोर्ट से होता है और हमारे पास बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, चाहे मुंबई की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, विशाखापट्टनम, कांडला, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर हम पोर्ट डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि कई नए पोर्ट्स जैसे कृष्णापट्टनम, रामायपट्टनम दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, जो कि फोकस कर रहे हैं ताकि हम लॉजिस्टिक्स बेटर कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर कर सके, अर्बनाइजेशन पे फोकस कर सके। तो ऐसे पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए भी कोस्ट लाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉजिस्टिक्स की, तो यहाँ पे बता दूं कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी देखें तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 14% ऑफ जीडीपी है, जबकि ग्लोबल एवरेज इसका आधा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक डेंट डालता है हमारे इन्वेस्टमेंट के स्कोप पर, और यहाँ पर अगर पोर्ट्स का डेवलपमेंट बेहतर होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ग्रेजुअली होपफुली आने वाले समय में कम होते हुए दिखेंगे हमें। इसके अलावा फिशरीज और लाइवलीहुड पे कोस्ट लाइन का इम्पैक्ट डेफिनेटली है। यहाँ पे कोस्ट लाइन जो है वो सपोर्ट करती है लाइवलीहुड, फिशिंग कम्युनिटी की, और साथ ही साथ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रमोशन पॉइंट है, चाहे वो एक्वाकल्चर हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। और यहाँ पे बिल्कुल हमें याद रखना है कि एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कोस्ट लाइन से ही एसोसिएटेड है। कोस्टल रीजन जिनके पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ऑफशोर ऑयल एंड गैस रीजन्स, वहां पे एक्सट्रैक्शन होता है, रिफाइनरीज लगती है, और यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर कि ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा सकें। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी कोस्ट लाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर है। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 3 की वाटर बॉडीज को सराउंड करती है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। और यहाँ पर जरूरी है कि हम ये जो वाइटल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, साथ ही साथ वाइटल सी लेन्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है, उनको प्रोटेक्ट करें। अदरवाइज ग्लोबल ट्रेड और साथ ही साथ एनर्जी की सप्लाई चेन्स जो हैं वो खतरे में आ सकती है। तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारी कोस्ट लाइन की। इसके अलावा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जो हमारे स्ट्रैटेजिक नेवल बेसेस हैं, जैसे कि अगर हम INS कदम्बा की बात करें जो कि कर्नाटक में है, वो सेफगार्ड इंश्योर कर पाता है इंडिया के मैरीटाइम बाउंड्रीज की। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है वो रीजनल मैरीटाइम पावर की, वो इंडिया की कोस्ट लाइन की बदौलत ही है। तो यहाँ पे हमारी कोस्ट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इम्प्लीकेशन आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टर्म्स में भी देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हमने समझा कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम पोजीशन तो है ही, जहाँ पे हम की वाटर बॉडीज का एक्सेस पाते हैं, हमारे सी लेन्स और सी कॉरिडोर्स पर कंट्रोल है, साथ ही साथ यहाँ पर इनहैंस्ड रीजनल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ की इंडिया की जो एक्सपैंडेड कोस्ट लाइन है वो रीइंफोर्स करती है उसका इन्फ्लुएंस और साथ ही साथ उसका स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में है। और यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल रिलेट करना है विद चाइनाज इन्फ्लुएंस प्रेजेंटली इन इंडियन ओशन, और जहाँ पे वो आने की, पेनेट्रेट करने की, इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारा जो इनहैंस्ड कोस्ट लाइन है वो हेल्प करेगा टू काउंटर द अदर ग्लोबल पावर्स, पर्टिकुलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया चाइना। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, जब मैरीटाइम बॉर्डर्स यहाँ पे इनहैंस्ड हैं तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इंडिया की एबिलिटी को भी बूस्ट करेगा to provide and protect for its region, and resource control and exclusive economic zone भी जो है हमारा यहाँ पे एक्सपैंड होगा। ये रिवाइज कोस्ट लाइन जो है वो इंक्रीज करेगी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा मरीन रिसोर्सेज होंगे इंक्लूडिंग ऑयल, गैस
एंड फिशरीज। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक, जियोपॉलिटिकल एंड इसमें फर्दर और एस्पेक्ट्स भी हैं हमारे पास, चाहे हम सिक्योरिटी एंड डिफेंस एप्लीकेशंस की बात करें। अब नेवल पावर जो है हमारी, अगर हम उसका प्रोजेक्शन चाहते हैं, दैट इज अनेबल्ड बाय द कोस्ट लाइन। नाउ दिस एक्सपैंडेड कोस्ट लाइन, अब यहाँ पर इंडिया जो है अपने नेवल एसेट्स को बेटर डिप्लॉय कर पाएगी और यहाँ पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है स्पेशली इन इंडियन ओशन उसका बेटर डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे पाएगी। इसके अलावा जो नेवल बेसिस हैं यहाँ पर उनका सपोर्ट, स्पेशली हम INS कदम्बा की बात कर लें, विशाखापट्टनम रीजन की बात कर लें, विशाखापट्टनम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारा, यहाँ पर ये सारे नेवल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिफेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए। और यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन है ऐसे नेवल बेसिस को सपोर्ट कर पाएगी और डायरेक्टली ये एक्सपैंडेड कोस्ट लाइन जो है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा मैरी टाइम डिप्लोमेसी पे। हमारा जो इन्फ्लुएंस है नेबर्स पर, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश, म्यांमार या मालदीव्स, यहाँ पर स्ट्रेंथन मैरीटाइम प्रेजेंस हमें बेटर पोजीशन पे लाएगा टू हैव अ बेटर डिप्लोमेटिक टाई एंड इन्फ्लुएंस विद आवर नेबर्स। साथ ही साथ रीजनल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, जहां पे इंडिया ऑलरेडी एक की रोल प्ले करता है, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन हो या फिर बिम्स्टेक हो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हमें बहुत इम्पैक्ट जो है देते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास रीजनल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो भी प्रेजेंट है, जहाँ पर ये एक्सपैंडेड कोस्ट लाइन जो है ट्रेड इंश्योर कर रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है। यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स को भी बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो गुजरात हो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो हुआ है इन स्टेट्स का वो बेटर मैरीटाइम एक्सेस और ट्रेड से फर्दर फैसिलिटेट होगा। साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस और चैलेंजेस दोनों ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल इरोजन जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं पुडुचेरी के तौर पर। पुडुचेरी की कोस्ट लाइन जो है ऑलमोस्ट 10.4% से श्रिंक हुई है, जो कि क्लियरली हाईलाइट करती है जो इरोजन है उसका रिस्क और लैंड लॉस का रिस्क ऐसी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। इसके अलावा हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस और मैरीटाइम डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिवाइज्ड कोस्ट लाइन का डेटा जो है वो हमारे टेरिटोरियल क्लेम्स को इफेक्ट करेगा और हो सकता है कि यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी फ्यूल करे। तो हमें इन रीजनल इम्प्लीकेशंस की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फेडरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं आफ्टर दिस रिविजन, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है चाहे वो स्टेट्स की हो या फिर यूनियन टेरिटरीज की हो, उनको अपना कोस्टल मैनेजमेंट जो है, कोस्टल जोन का जो मैनेजमेंट है और साथ ही साथ डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा नए कोस्ट लाइन के डेटा के साथ। और यहाँ पर अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है उसको भी एक्यूरेटली रिवाइज करनी पड़ेगी एज पर द अपडेटेड एंड एनहांस डेटा। उसके अलावा हमें आने वाले समय में रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिल सकती हैं एज एन इम्प्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पे जो कोस्ट लाइन की ग्रोथ हुई है वो हाईली अनइवन है। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि कैसे यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है और पुडुचेरी का जो मिनिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटीज को आने वाले समय में फ्यूल कर सकता है, जिसकी वजह से ज़रूरत है कि हम यहाँ रिसोर्स एलोकेशन पर प्रॉपर ध्यान दें, ताकि जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है कोस्टल डेवलपमेंट के लिए, चाहे सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसके मैनेजमेंट के लिए, वो अपडेटेड कोस्ट लाइन डेटा के हिसाब से प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज किया जाए और उसे अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाए, ताकि वो एक्यूरेटली रिजल्ट दे सके जिनके लिए एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने सारे डायमेंशंस जो हैं अपनी इन्हांस्ड कोस्ट लाइन के हिसाब से समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। We have a practice question. Which of the following statements are correct regarding India's terrestrial zone, coastline and exclusive economic zone? First, the terrestrial zone refers to India's land excluding the coastline and EEZ. Second, the coastline zone extends
up to 200 nautical miles from the shore. Third, the EEZ is an area where India has special rights to explore marine sources extending up to 200 nautical miles from the baseline. And fourth statement, the EEZ of India is defined under unique clause. Now, select the correct answer using the code given below. You have 4 options. You can send in your answers in the comment section. Let's see if you know the basic concepts related to this topic. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. And for more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube